नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चितगुप्पा में अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन के जिला उपाध्यक्ष रेशमा हंसराज के नेतृत्व में मणिपुर हिंसा पर विरोध प्रदर्शन, मारखंडेश्वर गांव से बसवराज चौक तक रैली निकाली गई। जहीराबाद विधायक माणिक राव ने किसानों को आश्वासन दिया है कि बकाया भुगतान कराया जाएगा। गुजरात में बारिश का कहर, जूनागढ़ नवसारी में बाढ़ के हालात, घरों में 5 फीट तक पानी भर गया। मेरठ के सरधना थाने में भीषण आग, 4 पुलिसकर्मी झुलसे। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शनिवार को केपी न्यूज ने चितगुप्पा तालुक के मन्नाखेली के बस स्टैंड के दोनों तरफ के गेट्स में बारिश का पानी जमा होने के कारण यात्रियों को होने वाली परेशानी के बारे में खबर दिखाई थी। केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल ने यह खबर की थी। केपी न्यूज पर दिखाई गई न्यूज का असर ये हुआ कि यहां पर जमा हुआ पानी और कीचड़ को साफ किया गया, जिसके बाद यात्रियों को यहां आने के लिए सुविधा हुई। केपी न्यूज के एंकर और एडिटर मुस्तफा आदिल की रिपोर्ट। चितगुप्पा में हुमनाबाद रोड नाना हजरत दरगाह के पास पुत्तू राज तालुका के इटगा ग्राम का निवासी की बाइक सवार का सरकारी बस से एक्सीडेंट हुआ, जिसकी बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता निजामुद्दीन हकीम ने जमीयत उलेमा हिंद की एम्बुलेंस से बीदर ब्रिम्स अस्पताल चिकित्सा के लिए भेजा। चितगुप्पा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामला दर्ज कर चुकी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। केपी न्यूज के लिए चितगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। मणिपुर में घटी घटना की निंदा करते हुए चितगुप्पा में अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन के जिला उपाध्यक्ष रेशमा हंसराज के नेतृत्व में मारखंडेश्वर गांव से बसवराज चौक तक विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली गई, जहां 3 महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, शारीरिक तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया और हमला किया गया। अंबुबाई मालवीय ने कहा कि मणिपुर की सरकार और पुलिस विभाग महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल रही है। महिलाओं ने मांग की है कि केंद्र की कानून व्यवस्था को बहाल करे, जिन लोगों की संपत्ति का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस मौके पर संगठन की जिला अध्यक्ष ऐसा बेगम, तालुका अध्यक्ष मंगला, कृषि कुली कार्मिक संघ के जिला उपाध्यक्ष अंबुबाई मडगे, बीबी बेगम, शाहनाज इस्माइल भी वाकई महिलाएं उपस्थित रही। केपी न्यूज के लिए चितगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। शर्म की बात है मणिपुर की राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को। मोदी जी बोलते हैं आप गुस्सा आया मोदी को, 77 दिनों के बाद आज गुस्सा आया मोदी जी को कि हमारा देश शर्म से चुप रहा है। अरे मोदी जी, देश को शर्म से चुपता, शर्म तो आपको आना चाहिए, क्योंकि आपका कानून पर 77 दिन हो गया उन बहनों के साथ अत्याचार हो गए, लेकिन आप आवाज नहीं उठाए। क्या वजह थी इसके आप बता सकते हैं? क्या आपको खाली पॉलिटिकल खेलने का खेल आता? औरतों की हिफाजत करने का जुम्मा आपका नहीं है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर क्या अनाउंस करे, बेटियों पे क्या हो रहा है मालूम है आपको? सरकार ऐसी रहेगी तो हमारा देश का हाल क्या होगा? आज नंगा रैली निकाल रहे हैं औरतों को, पता है बहुत बुरी बात है हमारे वास्ते। वो एक औरत की नंगा ही नहीं है, हम सब औरतों को नंगे करे जैसी बात हुई है। वो आज हम मोदी सरकार को और हमारे केंद्र सरकार और मणिपुर की राज्य सरकार को बोलते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा देना उन मुजरिमों को। अगर ऐसा चलते रहा तो हम चुप नहीं बैठेंगे महिला संगठन वाले, और बहुत बड़ी रैली निकालेंगे और देश भर को होराटा करेंगे कि हमारे इज्जत को इज्जत समझना उनका काम ಮಣಿಪುರ ವಿಷಯವನ್ನು ಆದರೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ। जहीराबाद विधायक माणिक राव ने किसानों को आश्वासन दिया है कि गन्ना किसानों को निराश होने की जरूरत नहीं है, उनका सारा गन्ना बकाया भुगतान कराया जाएगा। ये बात आज मंडल प्रजा परिषद कार्यालय में एक मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यक्त और कहा कि मंत्री हरीश राव की पहले से अब तक किसानों के सीधे खातों में 74 करोड़ 50 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। उन्होंने आगे अनुरोध किया कि कोई भी इस अफवाह पर ध्यान न दे। इस अवसर पर डीसीएमएस के अध्यक्ष शिव कुमार, सीडीसी के अध्यक्ष ओमकांत पाटिल, आत्मा के अध्यक्ष पेंटा रेड्डी, गंडप्पा विजय कुमार, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनकल सुभाष, तंजीम अहमद, वाई नरोत्तम, वरिष्ठ नेता दिल्ली वसंत, बीआरएस पार्टी मंडल अध्यक्ष, ग्राम सरपंच और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। कैमरामैन नेमातुल्ला के साथ जहीराबाद से रिजवान की रिपोर्ट। ఏదైతే మన రైతుల యొక్క
చిన్న ఒక సమస్య ఏదైతే ఏర్పడిందో షుగర్ ఫ్యాక్టరీ మధ్యలో కానీ రైతుల మధ్యలో కానీ ఎంప్లాయీస్ మధ్యలో ఏదైతే వాళ్ళు మనకు కావాల్సిన అంటే మనకు రావాల్సిన ఏదైతే మన బిల్లులు ఏదైతే ఉన్నదో మేము చాలా రోజులుగా వాళ్ళకి వెంబడి అంచెలంచెలుగా పేమెంట్ చేపిస్తూ ఉన్నాం. అందుకే ఈరోజు ఇంచుమించు 3.5 లక్షల కోట్లు చేసిండ్రు. మిగతా ఒక మరి 8-9 కోట్లు రావాల్సి ఉన్నది. వాటి గురించి కూడా మంత్రివారి దగ్గర తీసుకుపోయి హై లెవెల్ కమిటీ పెట్టి అందరికీ ఆ యాజమాన్యం యొక్క ఎండీని కూడా పిలిపించి ఆయనకు తప్పకుండా పేమెంట్ చేయాలి, నువ్వు చేయకపోతే నీకు తప్పకుండా మీకు కావాల్సిన ఏదైతే ప్రభుత్వ పరంగా ఏదైతే తీసుకోవాల్సిందో ప్రత్యామ్నాయం చూపెట్టాలి తప్పకుండా అని చెప్పడం జరిగింది. అందుకే మేము చెప్పిన తర్వాత 1.5 కోటి కూడా వాళ్ళు వేయడం జరిగింది. అంటే మేము రైతులను కూడా కాపాడుకుంటూ మేము జరగబోయేది ఏంటంటే రైతులను కూడా కాపాడుకుంటూ ఎంప్లాయీస్ కూడా కాపాడుకుంటూ ఇంకా ముందుకు కూడా ఫ్యాక్టరీ నడిపించాలనే ఉద్దేశం. ఎందుకంటే మనకు మేజర్గా మన ఏరియాలో చెరుకు పండించే రైతులు ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి రైతులను కాపాడడానికి ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా మేము ముఖ్యమంత్రికి మన హరీష్ రావు దగ్గరికి వెళ్ళి వారి ద్వారా కూడా మరి ఆదేశాలు వారు జరిపించడం జరిగింది. అందుకే వారు పేమెంట్ చేసారు. కాబట్టి ఇంకా మిగతా పేమెంట్ కూడా మరి ఏదైతే బ్యాలెన్స్ పేమెంట్ ఉందో అది కూడా చేసేలాగా ప్రయత్నం చేస్తాం. ఉట్టిగా ఆయనకు ఏదో భయపెట్టించి మనం అమ్మడం అనేది కాదు, కానీ అమ్మితే లాభం లేదు. కానీ ఒకవేళ అమ్మినట్టయితే కూడా ఎవరైతే కంపెనీ నడిపిస్తారో ఫ్యాక్టరీ నడిపిస్తారో వాళ్ళకే అమ్మాలని కూడా కండిషన్ మనం ఉన్న నేను పెద్దారెడ్డి మా ఉమాకాంత్ పటేల్ సిడిసి డిసిఎంఎస్ చైర్మన్ మేమందరం కూడా అక్కడ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇది మనకు జీవన యొక్క సమస్య. ఎందుకంటే మనం అందరం కూడా మ్యాక్సిమం మన ఏరియాలో చెరుకు పండించే రైతులే ఉంటారు కాబట్టి ఈ రకంగా మనం కూడా మనం కాపాడుకుంటూ, ఎందుకంటే మరి రాబో దినాలలో కూడా ఇంకా మనం కూడా ఈ ఫ్యాక్టరీని కాపాడవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా రైతులు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మరి ముఖ్య నాయకులు రైతు సోదరులకు అందరికీ ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరు ఆదాయపడద్దు, తప్పకుండా ఈ యొక్క పేమెంట్ ఇప్పించి రాబో దినాలలో మరి ఫ్యాక్టరీని కూడా నడిపించేటట్లు తప్పకుండా ప్రభుత్వ పరంగా మరి హరీష్ రావు యొక్క ఆదేశాల మేరకు వారి యొక్క సహకారంతో తప్పకుండా ముందు కూడా మరి ఈ రకంగా జరిపిస్తామని తెలియజేస్తూ ముగించుకుంటున్నాం. दिल्ली में यमुना नदी फिर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आज सुबह 6 बजे यमुना का जलस्तर 205.75 मीटर रिकॉर्ड किया गया। यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के निचले इलाकों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुताबिक आज 23 जुलाई को 3 बजे से शाम 5 बजे तक यमुना का जलस्तर 206.7 मीटर तक पहुंचने का अनुमान है। बता दें कि हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने की वजह से यमुना में फिर उफान है। 206.70 मीटर का मतलब खतरे के निशान से काफी ऊपर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर पर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से बातचीत की। अमित शाह ने ट्वीट कर जानकारी दी कि जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए पर्याप्त संख्या में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें उपलब्ध हैं। शाम तक यमुना का जलस्तर और बढ़ा तो निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने का अनुमान है। ऐसे में हालात से निपटने के लिए दिल्ली सरकार अलर्ट मोड पर है। बता दें कि गुरुवार तड़के दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान 205.33 मीटर से नीचे चला गया था, जो फिर बढ़ने लगा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र
Noor M.Ed and B.Ed College, Shahpur Gate, Bidar. Phone numbers 9945283920, 8482221297. ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में जारी जातीय संघर्ष के बीच आए 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने की वीडियो से पूरे देश में उबाल है। वीडियो आने के बाद मणिपुर राज्य में तनाव और ज्यादा फैल गया है। इस बीच दिल्ली महिला आयोग DCW की प्रमुख स्वाति मालीवाल को मणिपुर जाने की अनुमति नहीं मिल पाई। DCW प्रमुख स्वाति ने कहा कि अगर इन राज्यों से ऐसे मामले आएंगे तो मैं राजस्थान और पश्चिम बंगाल का भी दौरा करूंगी। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और यह सुनिश्चित करने के लिए मणिपुर का दौरा कर रही हूं कि वहां के लोगों को मदद मिले। DCW प्रमुख स्वाति ने आगे कहा कि मैंने मणिपुर जाने का फैसला किया है और मैं राज्य सरकार से अपील कर रही हूं कि मुझे रोका न जाए, बल्कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि मैं यौन उत्पीड़न के पीड़ितों से मिल सकूं ताकि हम उन तक पहुंच सके और हर संभव मदद प्रदान कर सके। DCW प्रमुख ने कहा कि मैंने मणिपुर सरकार को लिखा है कि मैं राज्य का दौरा करना चाहती हूं और यौन उत्पीड़न के पीड़ितों से मिलना चाहती हूं। मुझे मणिपुर सरकार से एक पत्र मिला है जिसमें राज्य सरकार द्वारा मुझे अपनी यात्रा स्थगित करने का सुझाव दिया है क्योंकि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं केवल पीड़ितों की मदद के लिए मणिपुर जाना चाहती हूं। मैं राज्य सरकार से अपील कर रही हूं कि वो मुझे मणिपुर जाने की अनुमति दे और उन राहत शिविरों में मेरी यात्रा की व्यवस्था करे जहां ये पीड़ित रह रहे हैं। बहुत ही ज्यादा डराने वाले हैं। ऐसे में मैंने मणिपुर सरकार को पत्र लिखकर ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं मणिपुर आना चाहती हूँ और वहाँ पर जो सेक्सुअल असॉल्ट की सर्वाइवर्स हैं उनसे मिलना चाहती हूँ और उनकी मदद करना चाहती हूँ। तो पहले तो मणिपुर सरकार ने मुझे बोला कि आ जाइए, फिर सडनली उनका मेरे पास एक पत्र आया जिसमें उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे अपनी विजिट पोस्टपोन करने का उन्होंने सुझाव दिया है क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। तो मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, इसीलिए तो मैं मणिपुर जाना चाहती हूँ और वहाँ जितनी सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स हैं उनसे मैं मिलकर उनकी मदद करना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री जी मणिपुर के खुद कह रहे हैं कि ऐसे कई 100 केसेस हुए हैं, तो उन सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स तक सरकार पहुँच पाई है या नहीं, उन तक कोई रिलीफ पहुँचा है या नहीं, वो किस तरीके के डर में जी रही हैं, वो उन तक काउंसलिंग पहुँची है, लीगल एड पहुँची है, कॉम्पनसेशन पहुँची है, कोई धमकियाँ तो नहीं मिल रही, ये सारी चीज़ों का जायजा लेने और उनकी मदद करने मैं वहां जाना चाहती हूँ। तो मणिपुर सरकार का जो सुझाव है कि मैं अपने डिसीजन को रिकंसिडर करूं, उसके बारे में मैंने काफ़ी सोचा और मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं मणिपुर जा रही हूँ। मैं मणिपुर मुख्यमंत्री को ये पत्र लिख के बता भी रही हूँ और उनसे अपील कर रही हूँ कि मुझे रोकने की कोशिश ना की जाए, मेरी मदद की जाए, ऑफिसर्स से बात की जाए और मेरी विजिट रिलीफ कैंप्स में और जहाँ पे भी ये लड़कियाँ हैं वहाँ तक करवाई जाए, जिससे कि हम उन तक पहुँचें और उनकी मदद कर सकें। राजधानी शिमला के मिडिल बाजार में हिमाचली रसोई रेस्टोरेंट में हुए धमाके की जांच के लिए एनएसजी की टीम डॉग स्क्वाड के साथ रविवार सुबह शिमला पहुंची। टीम ने मौके पर जाकर साक्ष्य जुटाए। धमाके की जद में आए क्षेत्र को सील किया गया। एनएसजी की करीब 20 कमांडो मॉल रोड पर तैनात थे, जबकि एक अन्य टीम उस बिल्डिंग में गई जिसमें धमाका हुआ था। वहां पर जाकर कुछ साक्ष्यों को पैकेट में सील कर टीम जांच के लिए अपने साथ ले गई। शिमला पुलिस की विशेष जांच टीम भी इस मामले की जांच कर रही है। शिमला पुलिस की एसआईटी की प्रारंभिक जांच में गैस रिसाव ब्लास्ट का कारण बताया गया था। पुलिस ने कहा था कि फॉरेंसिक जांच की अंतिम रिपोर्ट आने पर ही पता लगेगा कि धमाके की असली वजह क्या थी। ये धमाका 18 जुलाई को शाम 7:12 पर हुआ था। इस घटना में एक की मौत हुई थी, जबकि 13 लोग घायल हुए थे। मिडिल बाजार में हुए गैस रिसाव में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि अब गैस रिसाव होता तो इतना बड़ा धमाका कैसे होना था। शिमला में इससे पहले जब सिलेंडर भी फटे हैं तो इतनी आवाज तो इस दौरान भी नहीं आई। बताया जा रहा है कि जो रेस्टोरेंट के अंदर 2 सिलेंडर रखे गए थे वो भी सुरक्षित निकले हैं, जबकि धमाका इतना हुआ कि आसपास की 7 से 8 दुकानों को क्षति पहुंची। मेरठ के सरधना थाने में शनिवार देर शाम गैस का सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। हादसे में 4 सिपाही झुलस गए। वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। थाने में खड़ी गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गई, जिससे तेज धमाके के साथ टैंक फटने लगा और कस्बे में हड़कंप मची। सूचना मिलने के बाद आधे घंटे बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि आग लगातार बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसके बाद आग किचन में रखे सिलेंडर तक पहुंच गई, जिससे सिलेंडर फट गया और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। थाने में रखा रिकॉर्ड भी चल गया है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां बुलाई गई, जो लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। हादसे की जानकारी मिलते ही एसएसपी रोहित सिंह सजवान सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। घायल हुए चारों सिपाहियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्विच बोर्ड में अचानक हुआ शॉर्ट सर्किट, तो वहीं एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने बताया कि थाना सरधना में आग लग गई है। प्रत्यक्षदर्शी पुलिसकर्मी ने बताया कि स्विच बोर्ड में अचानक से शॉर्ट सर्किट हो गया। वहीं पास में बरामदे में मेस है, वहां पर खाना बन रहा था। आग ने सिलेंडर की पाइप को पकड़ लिया। इसके बाद धमाका हो गया और पूरे
पूरे थाना परिसर में आग लग गई। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। इसमें 4 पुलिसकर्मी झुलस गए, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। उनके हाथ और चेहरे जल गए। उनको प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई। लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। गुजरात में भारी बारिश का कहर जारी है। वहीं कई इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी। जूनागढ़ और नवसारी में बारिश के बाद पूरे घर पानी में डूबते नजर आ रहे हैं। इस दौरान नवसारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे भारी बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नवसारी जिले में 4 घंटे में 13 इंच बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं। निचले इलाकों के घर 5 फीट तक पानी में डूबे हुए हैं। सड़कें लबालब होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गिरनार और दातार पर्वत पर भारी बारिश के कारण कालवा नदी उफान पर है। वहीं मौसम विभाग ने आज भावनगर, नवसारी और वलसाड़ में रेड अलर्ट जारी किया। बता दें कि जूनागढ़ में बुधवार सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक आज सुबह 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे में जूनागढ़ में भारी बारिश हुई। भारी बारिश के बाद कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। वहीं बुधवार सुबह फिर से बारिश शुरू हो गई। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक 4 घंटों में जूनागढ़ जिले के मांगरोल में 8.9 इंच, मालिया हाटानी में 6.2 इंच, वेरावल में 4.2 इंच, सूत्रपाड़ा और सौराष्ट्र के अन्य जिलों में 2.7 इंच बारिश दर्ज की। सबसे अधिक बारिश प्रभावित जिले गिर सोमनाथ, जूनागढ़ और राजकोट है। आसमान से इतना पानी बरसा कि सड़कें और घर पानी से भर गए। बारिश के पानी में गाड़ियां डूब गई। शहर समुद्र जैसे लग रहे थे। हर तरफ पानी से लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। इसके साथ ही वेरावल के सोनियारा, काजली, मीठापुर में भी जल जमाव की स्थिति बन गई। वेरावल रेलवे स्टेशन के पास की सोसाइटी में पानी भर गया। स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ की एक टीम को सोनियारा गांव भेजा गया। इसके अलावा कई लोगों को उनके घरों से निकालकर दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया है। बिना वीजा भारत में प्रवेश करने वाली पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर की असल उम्र क्या है, ये लोग जानना चाह रहे हैं। उम्र को लेकर लोगों की क्यूरियोसिटी की एक वजह यह भी है कि सीमा के 4 बच्चे हैं। सीमा हैदर के पास मिले पाकिस्तानी पासपोर्ट में उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2002 दर्ज है। इस हिसाब से सीमा हैदर की उम्र 21 साल निकल रही है। अभी चर्चा होने लगी कि 21 साल की उम्र में ही 4 बच्चे और फिर सचिन से ऐसा प्रेम, क्यों बिना वीजा भारत ही चली आई। लोगों के इन सवालों का खुद सीमा हैदर ने जवाब दिया। इससे बातचीत में सीमा ने अपनी असली उम्र का खुलासा किया। सीमा ने बताया कि उसके पिता ने उसकी उम्र 6 साल कम लिखाई है। सीमा हैदर के मुताबिक वो 27 साल की है। सीमा हैदर ने यह भी खुलासा किया कि वो 1 साल पहले से ही हिंदू धर्म अपना चुकी है और करवा चौथ का व्रत भी कर चुकी है। सीमा हैदर ने बताया कि उसे मेहंदी लगाना और सुहागन वाला चूड़ा पहनना भी पसंद है। उसने बताया कि पाकिस्तान में उसकी एक हिंदू सहेली भी है जिसका नाम सोनम है। सीमा ने बताया कि जब सोनम मंदिर जाती थी तो उसका भी वहां जाने का मन करता था। उसे पूजा पाठ का काफी शौक था, इसलिए वो मांसाहारी से शाकाहारी तक बन गई और मंदिर में जाकर पूजा भी करती थी। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चितगुप्पा में अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन के जिला उपाध्यक्ष रेशमा हंसराज के नेतृत्व में मणिपुर हिंसा पर विरोध प्रदर्शन। मारखंडेश्वर गांव से बसवराज चौक तक रैली निकाली गई। जहीराबाद विधायक माणिक राव ने किसानों को आश्वासन दिया है कि बकाया भुगतान कराया जाएगा। गुजरात में बारिश का कहर। जूनागढ़, नवसारी में बाढ़ के हालात। घरों में 5 फीट तक पानी भर गया। मेरठ के सरधना थाने में भीषण आग। 4 पुलिसकर्मी झुलसे। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।